नमस्ते दोस्तों। आज हम अरस्तु का जो त्रासदी का सिद्धांत है उसको देखने वाले हैं। मैंने साहित्य शास्त्र पर 2 वीडियो डाल दिए थे। उसमें से एक प्लेटो का काव्य सिद्धांत और दूसरा था अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो ठीक है, आज हम अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत देखने वाले हैं। वैसे अरस्तु के 3 सिद्धांत नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जिसमें विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आज हम त्रासदी का सिद्धांत देखते हैं। अरस्तु अनुकरण को काव्य का मूल व्यापार मानते हैं। ठीक है, अब अनुकरण के विषय और उसके माध्यम और उसकी विधि के अनुसार काव्य के रूपों में भिन्नता दिखाई दी, जिसमें नाट्यकृति का विषय यथार्थ से श्रेष्ठ होता है और जिसमें करुणा और त्रास की व्याप्ति होती है, वह त्रासदी है। अब उसके विपरीत नाट्यकृति का विषय यथार्थ से जो निकृष्ट होता है वह कामदी है। अब रीति के आधार पर भी उन्होंने काव्य के 2 भेद माने हैं, जिसमें एक महाकाव्य जिसमें समाख्यानक रीति का प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरा दृश्य काव्य जिसमें अभिनय और प्रदर्शन की रीति प्रमुख होती है। अब माध्यम के आधार पर काव्य के गद्य और पद्य 2 रूप होते हैं। इस प्रकार अरस्तु सभी रूपों को अनुकरण व्यापार में केंद्रित करते हैं। अब अरस्तु की दृष्टि से त्रासदी का काव्य सर्वोत्तम रूप है। पेरिपेत के इस ग्रंथ में उन्होंने त्रासदी को महाकाव्य से भी श्रेष्ठ सिद्ध किया है। ठीक है, जैसे अरस्तु ने, मैंने कहा कि नाटक के 2 भेद माने हैं, त्रासदी और दूसरा कामदी। त्रासदी यानी ट्रेजेडी और कामदी यानी कॉमेडी। अब त्रासदी का लक्ष्य है त्रास और करुण भाव की उद्बुद्धि, और दूसरा कामदी का लक्ष्य है हर्ष तथा हास्य का जो उद्बोधन करना है। ठीक है, अब त्रासदी का उद्देश्य जो भव्यतर चित्रण होता है, जबकि कामदी में मानव जीवन का अपेक्षाकृत हीनतर वर्णन होता है। अब कामदी की जो विस्तृत विवेचन का अरस्तु में थोड़ा सा अभाव मिलता है। उन्होंने त्रासदी का विवेचन बहुत बड़ा किया है। अब त्रासदी गंभीर स्वतापूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। यानी उन्होंने त्रासदी की जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर स्वतापूर्ण तथा निश्चित जो आयाम है, उस आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भागों में भिन्न रूपों से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समय आख्यानक के रूप में न होकर कार्य व्यापार, ये कार्य व्यापार आपको ज़्यादा याद रखना है, कार्य व्यापार के रूप में होती है, जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अब जैसे उन्होंने कहा है कि त्रासदी एक दृश्य काव्य है, जिसकी भाषा लय और सामंजस्य से युक्त हो, उसमें गीत की योजना होती है, उसका कार्य गंभीर और पूर्ण होता है तथा उसके द्वारा करुणा और त्रास के भाव का उचित विवेचन किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अब कार्य व्यापार गंभीरपूर्ण जो विस्तृत होता है, ये हम उसे जो उनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है। अब उन्होंने कहा है कि त्रासदी विवेचन में उन्होंने 3 प्रकार के कथानकों का जो संकेत किया है, जिसमें एक है दंत कथा, दूसरा कल्पनामूलक कथा और तीसरा है इतिहास मूलक कथा। अब कथा वस्तु में भी उन्होंने कहा है कि कथा वस्तु के जो गुण हैं, यानी अरस्तु के जो त्रासदी के 6 तत्व है, उस 6 तत्वों को हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने जो त्रासदी का विवेचन किया है, उन्होंने किन किन बातों को कहा है, इसको हम देखेंगे। अब उन्होंने कहा है कि जो कथा वस्तु है उसके भी गुण होते हैं, एकान्विति, एक ही कार्य जो या कार्य का ऐक्य होना, पूर्णता, संभाव्यता, सहज विकास, कुतूहल वर्धक होनी चाहिए, आकस्मिकता या साधारणीकरण, ये जो कथा वस्तु की गुण होने चाहिए, ऐसे अरस्तु को लगता है। अब अरस्तु ने कथानक के 2 भेद माने, एक सरल और जटिल, एक सरल कथा और दूसरी जटिल, जिसमें जटिल कथानक के भी उन्होंने 3 अंग माने हैं, महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञा। अब महान त्रुटि से तात्पर्य नायक के उन भूलों से है जो नायक परिस्थितिवश अथवा अज्ञानवश चारित्रिक पतन नहीं कर बैठता है। इसके लिए अरस्तु ने हेम रतिया शब्द का प्रयोग किया है, यानी जो अज्ञानवश जो भी भूलें होती है उसके लिए। स्थिति विपर्य से अरस्तु का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जिसमें नायक की अच्छा
जो इच्छा है, जो उनकी आशा है, इसके विपरीत कुछ घटित हो जाता है। अब स्थिति विपर्य को जो ब्रूचर है, भाग्य विपर्य, एटकीस परिस्थिति वैषम में लुकस ने कहा है कि भाग्य विषमता, पाटस ने घटनाओं की विषमता को कहा है। यानी बहुत सारे आलोचकों ने अलग अलग नाम दिया है जो स्थिति विपर्य को। अब अभिज्ञानता, इसमें सत्य का उद्घाटन होता है और वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाता है। त्रासदी के संगठन और संबंधी का जो अंग है, रचना विधान के अंतर्गत अरस्तु ने 4 अंगों का उल्लेख किया है, जिसमें प्रस्तावना, त्रासदी का आरंभिक भाग जो वृंदगान से पहले रहता है और कथानक के लिए भूमिका प्रस्तुत करता है। दूसरा उपाख्यान, जिसमें वह समग्र अंश जो वृंदगान के बीच होता है, अर्थात कथानक का वह भाग जो पूर्ण होता है, जिसे एपिसोड कहा गया है। ठीक है। उपसंहार, जिसमें त्रासदी का वह अंश है जिसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता। नाट्यशास्त्र में इसे कैटेस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैटेस्ट्रोफी। अब वृंदगान यानी वो सामूहिक गान जिसमें नायक मंच पर आकर त्रासदी की घटनाओं की समीक्षा करता है। वृंदगान के 2 भेद उन्होंने माने हैं, एक पूर्वगान और एक उत्तरगान। त्रासदी के इस अंग के प्रेक्षक को सुनने के बाद वो थोड़ी राहत मिलेगी, ऐसा अरस्तु को लगता है। अब त्रासदी का दूसरा जो भद्र प्रमुख घटक चरित्र चित्रण या पात्र है, जिसके लिए अरस्तु ने एथोप्स ये शब्द प्रयोग किया है। और चरित्र के अंतर्गत अरस्तु का जो मत है कि त्रासदी का मुख्य पात्र भद्र या गूढ़ होना चाहिए, स्त्री और दास में भी भद्रता होनी चाहिए। अब पात्र या चरित्र की उन्होंने कहा है कि चरित्र उनकी प्रकृति, जाति या वर्गगत विशेषताओं के आधार पर औचित्यपूर्ण होना चाहिए। चारित्र्य या चरित्र जीवन के अनुरूप या ट्रू ऑफ लाइफ होनी चाहिए। चरित्र में एक रूपता होनी चाहिए। अब अरस्तु का जो त्रास और करुणा के भावों के जो सफल अनुकरण से ही आनंद की सृष्टि नायक मानते हैं, त्रासदी का कार्य त्रास और करुणा के भावों को जगाता है। अतः नायक ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व को देखकर या पढ़कर हमारे मन में ये दोनों भाव जागृत हो। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के आदर्श नायक में जो गुण होने चाहिए, वो गुण क्या है? वो कहते हैं कि नायक को हम जैसा समझते हैं वो वैसा ही होना चाहिए। उससे अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी और कुलीन होना चाहिए। उसके चरित्र में सत्य के साथ असत्य का भी अंश होना चाहिए। अरस्तु ने गीत की त्रासदी को महत्वपूर्ण अंग माना है और कहा है कि इसके माध्यम से ही त्रासदी का विषय और वातावरण और गंभीर और प्रभावशाली बन पड़ता है, यानी भव्य होता है। अब जो दृश्य विधान अर्थात रंगमंचीय सज्जा के संबंध में अरस्तु की मान्यता है कि इसका संबंध कवि की अपेक्षा शिल्पकार से ज़्यादा है। यह नाटक के प्रभाव में वृद्धि तो कर सकता है पर उसका उत्पादक कारण नहीं बन सकता। त्रासदी में वो पद रचना पदावली के अंतर्गत अरस्तु ने जो महत्वपूर्ण तत्व माने हैं, उसमें वो पदावली में कहते कि अलंकृत भाषा जिसमें लय, सामंजस्य, गीत जैसे मैंने कहा कि होने चाहिए, और भाषा का प्रसाद गुण संपन्न हो या शुद्र न हो। जिस प्रकार त्रासदी का विषय भव्य होता है उसी प्रकार भाषा की अलंकृतता भी भव्य होनी चाहिए। इसके लिए कवि में जो प्रतिभा का गुण होना चाहिए, ऐसा वो कहते। अब अरस्तु ने जैसे त्रासदी के 6 तत्व माने हैं, उस 6 तत्वों में उन्होंने एक कथानक, दूसरा जो चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व, संगीत, दृश्य विधान, और जो मैंने कहा कि इनमें कथानक, चरित्र चित्रण, विचार तत्व अनुकरण की विषय है, हृदय विधान अनुकरण की विधि है, और पद रचना तथा गीति संगीत अनुकरण के माध्यम है। त्रासदी की आत्मा कथानक है। अब अरस्तु त्रासदी के जो 4 भेद मानते हैं, जिसमें प्रथम 2 संघटना पर आश्रित है और शेष 2 उद्देश्य अथवा प्रभाव पर। यानी जटिल यह स्थिति विपर्य और अभिज्ञान पर पूर्णता निर्भर करती है, और करुण इसमें भाव की प्रधानता होती है। तीसरा जो नैतिक, इसमें नैतिकता की प्रधानता होती है। चौथा सरल का अर्थ सरलता से होता है।
ठीक है। अब अरस्तु ने त्रासद या त्रासद आनंद की भी चर्चा की है, जो क्रिया पर आधारित होती है। यदि क्रिया सद है तो आनंद भी सद होगा। अरस्तु ने दो प्रकार के आनंद का उल्लेख किया है, जिसमें शुद्ध आनंद जो क्रिया करने के बाद तुरंत प्राप्त होता है, जैसे प्रेम का आनंद। आकस्मिक आनंद जो किसी से छुटकारा पाने पर अथवा अपनी गलती का जो मार्जन करने पर प्राप्त होता है, उसे आकस्मिक आनंद कहा है। ठीक है। अब अरस्तु के त्रासदी के जो 6 तत्व हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। उसमें पहला है कथा वस्तु, दूसरा चारित्र्य, तीसरा पदरचना, चौथा विचार तत्व और पांचवा दृश्य विधान और छठा गीत। ठीक है। अब पहला देखेंगे कथा वस्तु। इन सभी तत्वों में अरस्तु ने कथा वस्तु को सबसे अधिक महत्व दिया है। इसका कारण अरस्तु की दृष्टि वस्तुपरक दृष्टि है और वस्तुपरकता का आग्रह विरेचन में स्थूल तत्व के महत्व की जो स्वीकृति होती है उसमें होता है। अब शेक्सपियर के नाटक अरस्तु के सिद्धांतों पर नहीं चलते, वे चरित्र प्रधान हैं। इसलिए ड्राइडन ने लिखा है कि यदि अरस्तु के युग में शेक्सपियर के नाटकों जैसी रचनाएं होती तो वह अपने सिद्धांत बदल देते। आलोचना के विकास में ऐतिहासिक दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। अब कथा वस्तु यानी कथा वस्तु का गंभीर प्रभाव पड़ता है और कथा वस्तु को नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। अब अरस्तु के मतानुसार नाटक के शेष सभी तत्व कथा वस्तु पर ही आधारित होते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि यदि कथा वस्तु उपयुक्त नहीं है तो कार्य व्यापार में गंभीर प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, तो रचना कभी भी सफल नहीं हो सकती। कथा वस्तु के भी उन्होंने 3 भेद माने हैं। अरस्तु ने कथा वस्तु में जैसे लोक कथा, ऐतिहासिक कथा और कल्पित कथा ऐसे कहा है। मैंने कहा था कि वो दंत कथा, ऐतिहासिक कथा और कल्पना के आधार पर या कल्पित कथा। अब प्राचीन काल में प्राय प्रसिद्ध और जनता में प्रचलित कथा को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि जो कथा जनता के बीच प्रचलित होती है उसके साथ जनता का एक सहज अनिवार्य संबंध स्थापित हो जाता है। अब उन्होंने कहा है कि कुशल नाटककार ऐसी कथा को नाटक का विषय बनाता है जो गंभीर पूर्व परिचय के कारण उसका सामाजिक पर या जो पाठक वर्ग पर अनिवार्य रूप से जो गहरा प्रभाव पड़ता है। और अतः जो काल्पनिक कथा की जो बात उन्होंने की है, काल्पनिक कथा की अपेक्षा ऐतिहासिक कथा भी उपयुक्त होती है और ऐतिहासिक कथा की अपेक्षा लोक कथा अधिक शक्तिशाली होती है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अब अरस्तु ने नाटक की सफलता की जो कसौटी प्रभाव की गंभीरता को स्वीकारा। भारतीय काव्यशास्त्र में भी कल्पित या उत्पाद्य कथा की चर्चा है, मगर महत्व पौराणिक या ऐतिहासिक कथा का ही है। सारा महत्व कार्य का, उसके चयन का और निर्माण का है। अब हमारे यहाँ पर कार्य की अपेक्षा अभिव्यंजना पर अधिक बल दिया जाता है। अब जो दूसरा जो गुण है कथा वस्तु का, उसमें आता है प्रभाव सघनता। अरस्तु के त्रासदी का मूल मंत्र प्रभाव की सघनता, यानी ये प्रतीत होता है कि कथा के स्वरूप और विस्तार पर विचार करते हुए उन विशेषताओं पर बल देते हैं जो गंभीर प्रभाव का सृजन करते हैं। अब जो अरस्तु के मतानुसार कथा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, उसका आयाम उतना ही आवश्यक होना चाहिए जो उसके द्वारा जीवन के किसी महत्वपूर्ण पक्षों को या पक्ष की व्यंजना की जा सके, मगर साथ ही वो इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए जिसको समझने के लिए या ग्रहण करने के लिए पाठक को कठिनाई महसूस हो और उसकी समग्रता को पाठक ग्रहण न कर सके, अभी उसे याद न कर सके, ऐसा अरस्तु का माने। यानी कथा वस्तु में अन्विति और सघनता होनी चाहिए। अब एकान्विति जो गुण उन्होंने कथा वस्तु का माना है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कथा के सहज विकास पर बल दिया है। कथा में स्वाभाविकता, संभाव्यता होनी चाहिए। कथा के स्वाभाविक विकास के फलस्वरूप दर्शन या जो पाठक वर्ग है, दर्शक है, उसकी चेतना भी कथा के साथ साथ अभिप्रेत दिशा की ओर अग्रसर होती है। यानी जो मुख्य कार्य के बिंदु तक पहुँचते पहुँचते ही जैसे कथा के विविध पक्ष जो संबंध होकर एक केंद्र में जो दीप्त हो उठते हैं, उसी प्रकार सामाजिकी की जो चेतना होती है उस नाटक के साथ पूर्ण तादात्म्य के जो स्थापित कर लेती है। अब अरस्तु ने कथा वस्तु की एकान्वति पर बल दिया है।
कथा वस्तु के सभी कार्य, सभी गौण घटनाएं परस्पर संबंधित होनी चाहिए, ऐसा उनका, यानी एकान्विति होनी चाहिए। अब स्थिति विपर्य या अभिज्ञान। अब स्थिति विपर्य का मतलब ये है कि घटना एक दिशा की ओर अग्रसर होनी चाहिए, होते सहसा विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती है। अब घटना की दिशा का यह विपर्य संभाव्य और औचित्य पर आधारित होता है, बलपूर्वक किया गया प्रतीत नहीं होना चाहिए, यानी कहीं पर भी कहीं संवाद जबरदस्ती डाले गए हो, किसी कथा से या घटना से उसका संबंध न हो, ऐसा अगर वहाँ पर प्रतीत होता है तो उस कथा वस्तु की रचना थोड़ी बिगड़, उसका प्रभाव कम पड़ता है, यानी बलपूर्वक वह किया होना ऐसा लगना नहीं चाहिए। जैसे राम को राज्याभिषेक के समय वनवास मिलना, यह घटना मंथरा, कैकेयी संवाद तथा दशरथ के वरदान संबंधी प्रतिज्ञा के आधार पर संगत संभव लगती है। ठीक है। अब उन्होंने जो दूसरा कहा है कि करुणा एवं त्रास विरेचन सिद्धांत का जो कथानक का सबसे महत्वपूर्ण अंश है वह मूल घटना जो करुणा और त्रास के सम्मेलन जो भाव को जन्म देती है, यह जो करुण और जो त्रासद स्थिति है, त्रासदी की सफलता का आधार है। अब उन्होंने कहा है कि करुण त्रासद स्थिति का बड़े विस्तार से विवेचन उन्होंने किया है और करुणा और त्रास के भाव पैदा जो होने की कारणीभूत घटना है तथा इन भावों का जो विरोधी स्थितियां निर्माण होती है, स्थिति पर अरस्तु ने विचार किया है और विचार करने के बाद उन्होंने नैतिक मानवता का प्रभाव। अब अरस्तु का जो नीति शास्त्र ग्रंथ है उनके काव्य शास्त्र से अधिक महत्वपूर्ण है। अब करुण त्रासद घटनाओं की जो विरोधी स्थितियों का विवेचन उन्होंने किया है और त्रासदी के प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति का उल्लेख किया है। अब जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भद्र एवं श्रेष्ठ व्यक्ति के पतन का चित्रण त्रासदी में नहीं करना चाहिए। यह देखकर पाठक के मन में करुणा और त्रास का उदय नहीं होगा। यह सामान्य विश्वास होता है कि या विश्वास या आकांक्षा होती है कि भद्र व्यक्ति समाज में उन्नति करता रहे। यद्यपि समाज में ऐसा नहीं होता, यह जो आज का कटु यथार्थ है कि प्राचीन यूनानी समाज में भी ऐसी जो उदाहरण मिलते हैं। अरस्तु के अनुसार ऐसी स्थिति का चित्रण त्रासदी के जो उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि एक मानव के विश्वास और आस्था को चोट पहुंचाता है। यहाँ नैतिकता का जो आग्रह अधिक है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का पतन महत्व का नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों और आदर्शों की जो कहानी है। इस प्रकार के जो चित्रण से सामाजिक का उन मूल्यों से विश्वास उठने लगेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भद्र एवं श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका जो पतन है, उसका जो चित्रण इस त्रासदी में करना नहीं चाहिए। अब दुष्ट या पापी व्यक्ति की उन्नति समृद्धि का चित्रण नैतिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल होगा। इसमें सामाजिक और नैतिक भावनाओं का आघात पहुंचेगा, जिससे नैतिक आदर्श और विश्वास का भी भाव कमजोर हो जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो अपकर्म से जो उसका चित्रण सामाजिक नैतिक भावनाओं की संतुष्टि होगी, मगर करुणा और त्रास के भाव पैदा नहीं होंगे। अब अरस्तु की यह मान्यता विवादास्पद हो सकती है, क्योंकि रावण आदि राक्षसों का जो वध त्रास का भाव पैदा नहीं करता। नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वालों को दंड मिलता है। यह चित्र नैतिक मर्यादाओं के उल्लंघन का अब निर्माण करता है, जिसके कारण सामाजिक उससे बचाता है, उसके मन में त्रास का भाव निर्माण होता है, परंतु यह अरस्तु के योग की एक सीमा हो सकती है। अब त्रासदी के अनुकूल की जो स्थिति है उसमें उन्होंने कहा है कि सफल त्रासदी में किसी ऐसे सफल व्यक्ति का जो अपकर्म दिखाया जाना चाहिए जो अपने अवगुण पाप के कारण नहीं वरन किसी जो भूल या कमजोरी के कारण विपत्ति में फंस जाता है। अब उदाहरण तो उन्होंने कहा है कि दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के विस्मृति का जो प्रसंग है वह दिखाया जाता है, वह वहाँ सटीक बैठता है। अब अरस्तु के अनुसार त्रासदी का दुखांत होना अनिवार्य नहीं है, त्रासदी सुखांत भी हो सकती है, और मगर उसके सफलता का आधार यह होना चाहिए कि करुणा और त्रास के भाव का अधिकांश में व्याप्त होना चाहिए या नहीं, या जो क्रूर क्रम का
कारण नियति या अज्ञान के कारण हो सकता है। यदि क्रूर क्रम अज्ञान के कारण करने का जो प्रयास किया जाए और न हो सके या न हो तो वह रचना सुकांत हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी जो रचना में प्रधान प्रभाव का आधार जो अंतिम दृश्य में हो सकता है उस पर वो निर्भर करता है कि क्या करना है। अब दूसरा जो कथा वस्तु के बाद चरित्र या चारित्र चित्रण दिया है, त्रासदी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र चित्रण या चारित्र्य। चरित्र चित्रण का आधार चारित्र है, जिसमें व्यक्ति के नैतिक गुणों दोषों का साथ ही व्यक्ति वैशिष्ट की ओर संकेत है। अरस्तु की चारित्रिक संबंधी धारणा थी। चारित्र उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति की रुचि जो बरुचि है का प्रदर्शन करता है, नैतिक प्रयोजन व्यक्त करे। अब पोएटिक्स के 15वें अध्याय में अरस्तु ने चरित्र चित्रण के आधार पर सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए कहा है कि चरित्र चित्रण में नाटककार को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। चरित्र अच्छा हो, औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, जीवन के अनुरूप हो, चरित्र में एक रूपता है। यानी चरित्र अच्छा हो का अर्थ है शीलवान व्यक्ति जो पूर्ण नहीं है वह भले ही पूर्ण जो आत्मा न हो पर दृढ़ चरित्र होना चाहिए। पात्र के प्रति दर्शकों के मन में एक सहानुभूति और करुणा तभी जगती है जब वह गुणवान और शीलवान होता है। वो पूर्णतः सदाचारी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा औचित्य से अभिप्राय है कि पात्र अपने वर्ग, सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर वातावरण के अनुरूप हो, भले ही उसमें व्यक्तिगत विशेषताएं हो। जैसे लिंग भेद के आधार पर व्यक्तियों में गुणभेद होता है। स्त्री स्वभाव से भावुक उदार होती है और उसमें जो धूर्तता प्राय उसमें कम होती है। पुरुष में शौर्य और पुरुषता जो ज़्यादा होती है। अतः नाटक में ऐसी जो स्त्री को पुरुष वर एवं पुरुष को भावुक संवेदनशील नहीं दिखाया जाना चाहिए। उसी तरह पात्र उन विवरणों के अनुरूप हो जो उन पात्रों के विषय में परंपरा से चली आ रही है। दंत कथाओं पुराणों में किसी पात्रों को वीर रूप में चित्रित किया गया है तो उसे वीर रूप में ही चित्रित किया जाना चाहिए, कायर नहीं। तीसरी बात जो उन्होंने कहा है कि अनुरूपता का मतलब है कि किसके अनुरूप। इतिहास, दंतकथा, पुराण के अनुरूप कहेंगे तो पात्रों की स्वतंत्रता का अपहरण होगा। अर्थात अनुरूपता का अर्थ जीवन की अनुरूपता से लेना चाहिए। नाटक के पात्र स्वाभाविक होने चाहिए, जीते जागते नर नारी जैसे जीवन में होते हैं वैसे ही कवि निर्मित भी होनी चाहिए। चौथी बात, एकरूपता का मतलब है पात्र का विकास किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए जो समझ में आ सके। यदि पात्र में परिवर्तन होता है तो वह असंगत न लगे। परिवर्तन के जो बीज पात्रों के संस्कारों में ही होने चाहिए। जैसे क्रूर जमींदार को नाटक को अंत में यदि वो उदार मत वाला दिखाया जाता है तो उसके उदारता के बीज उसके जो चरित्र में आते हैं तो परिस्थितियों बाद या जल पाकर बाद में वो पल्लवित हो जाते हैं। यानी जो खाद जल पात जैसे हम रचना करते समय डालते हैं तो उसके बाद वो पल्लवित हो उठता है। त्रासदी का कार्य करुणा के भावों को जगाना है। जो नायक भी है ऐसा भी होना चाहिए जिसमें कृतित्व को देखकर या पढ़कर प्रेक्षकों के मन में या पाठकों के मन में करुणा एवं त्रास के भाव जागृत हो सके। अब प्रेक्षकों के मन में करुणा ऐसे व्यक्ति के प्रति जगती है जो भले ही पूर्णतः निर्दोष न हो पर अपने दोष के अनुपात से अधिक कष्ट प्राप्त हो। अब त्रास तब उत्पन्न होता है जब त्रास पाने वाला व्यक्ति हमारे जैसा हो। इसलिए नायक के विषय में अरस्तु का मन है या मत है कि वह पूर्णतः निर्दोष न हो पर अपने दोष के अनुपात से अधिक कष्ट पाए तथा प्रेक्षकों के समान हो। अरस्तु के अनुसार आदर्श नायक में जो गुण होने चाहिए वो उन्होंने कहा कि वह सहज मानव भावना से युक्त हो जिससे प्रेक्षक तादाद में स्थापित कर सके। वह अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी, कुलीन हो ताकि उनका प्रभाव अत्यंत व्यापक हो जिसकी सुख दुख से उसका जो बंधा या बिगड़ता हुआ रूप हो न हो, यानी अपितु समाज और देश का भाग्य निर्माण करने वाला होता है। उसके चरित्र में सत्य के साथ असत्य का भी थोड़ा अंश होना चाहिए। मूलतः सज्जन जो कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं वह पूर्णतः निर्दोष नहीं होना चाहिए। उसमें पाप या दुष्टता तो
नहीं होती, पर कोई न कोई भूल करने की कमजोरी जरूर होती है। अब तीसरा तत्व है विचार तत्व। त्रासदी का तीसरा आधारभूत तत्व है विचार। उसके अंतर्गत बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों का समावेश किया गया है। त्रासदी का आधारभूत विचार लेखक का ही विचार होता है, जिसमें वह चरित्र चित्रण, पात्रों के संभाषण, घटनाओं के नियोजन आदि द्वारा प्रस्तुत करता है। ठीक है। अगला तत्व है पदावली। पदावली से अरस्तु का अभिप्राय है कि शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति वह त्रासदी के लिए अलंकृत भाषा को आवश्यक मानता है। अब अलंकृत भाषा के संबंध में अरस्तु के विचार है कि मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश होता है। अब अरस्तु ने गद्य पद्य दोनों को दोनों की जो शक्ति है उसको स्वीकार करते हैं, पर त्रासदी के लिए पद्य अर्थात शब्दों का छंदोबद्ध विन्यास उपयुक्त मानते हैं। भाषा शैली के संबंध में अरस्तु ने दो नियमों का पालन आवश्यक माना है, प्रसाद गुण और शुद्ध न होना। जिस प्रकार त्रासदी का विषय भव्य होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अलंकृत और भव्य होनी चाहिए। अब दृश्य विधान जो अगला तत्व है उसमें उन्होंने कहा है कि इस तत्व के संबंध में अरस्तु ने कम लिखा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह सबसे कम कलात्मक अंग है, यानी दृश्य विधान। उनके अनुसार इसका संबंध कवि की अपेक्षा मंच शिल्प की कला से अभिप्रेत है। दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंच की जो साज सज्जा, पात्रों की विशेष वेशभूषा या जो कुछ साज सज्जा है, उसी प्रकार जो रंगमंच के साधनों से कुशल प्रयोग से उपस्थित की जाती है। ठीक है। अब अगला और अंतिम तत्व है संगीत। अरस्तु ने संगीत को भी त्रासदी का अनिवार्य अंग माना है, क्योंकि उसके द्वारा त्रासदी का विषय और वातावरण अधिक गंभीर और प्रभावशाली और भव्य हो जाता है। ठीक है। ये रहे अरस्तु के 6 तत्व। 6 तत्वों को देखने के बाद जैसे हमने कहा कि जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण है, विचार तत्व है, पदावली है, दृश्य विधान है, संगीत है। ठीक है।